मैं प्रणव वत्स आपको मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान की एक अति प्राचीन शाखा है जिसमें मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का तर्क सम्मत और गणितीय आधार पर अध्ययन किया जाता है और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र 360 अंश का होता है जो 12 भावों में विभाजित है, अर्थात एक भाव 30 अंश का होता है। कुंडली में पहला भाव लग्न भाव होता है, उसके बाद शेष 11 भावों का अनुक्रम आता है। एक भाव संधि से दूसरी भाव संधि तक एक भाव होता है, अर्थात लग्न या प्रथम भाव जन्म के समय उदित राशि को माना जाता है। कुंडली के 12 भाव। प्रथम भाव यह व्यक्ति के स्वभाव का भाव होता है। द्वितीय भाव यह धन और परिवार का भाव होता है। तृतीय भाव यह भाई बहन, साहस एवं वीरता का भाव होता है। चतुर्थ भाव कुंडली में चौथा भाव माता एवं आनंद का भाव है। पंचम भाव कुंडली में पांचवा भाव संतान एवं ज्ञान का भाव होता है। षष्ठम भाव यह भाव शत्रु, रोग एवं उधारी को दर्शाता है। सप्तम भाव सातवां भाव विवाह एवं पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव कुंडली में आठवां भाव आयु का भाव होता है। नवम भाव ज्योतिष में नवम भाव भाग्य, पिता एवं धर्म का बोध कराता है। दशम भाव 10वां भाव करियर और व्यवसाय का भाव होता है। एकादश भाव कुंडली में 11वां भाव आय और लाभ का भाव है। द्वादश भाव कुंडली में 12वां भाव व्यय और हानि का भाव होता है। भाव के प्रकार। केंद्र भाव वैदिक ज्योतिष में केंद्र भाव को सबसे शुभ भाव माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह लक्ष्मी जी की स्थान होता है। केंद्र भाव में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव आते हैं। शुभ भाव होने के साथ साथ केंद्र भाव जीवन के अधिकांश क्षेत्र को दायरे में लेता है। केंद्र भाव में आने वाले सभी ग्रह कुंडली में बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। इनमें 10वां भाव करियर और व्यवसाय का भाव होता है, जबकि 7वां भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है और चौथा भाव मां और आनंद का भाव है। वहीं प्रथम भाव व्यक्ति के स्वभाव को बताता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव मजबूत है, तो आप जीवन के विभिन्न क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। त्रिकोण भाव वैदिक ज्योतिष में त्रिकोण भाव को भी शुभ माना जाता है। दरअसल त्रिकोण भाव में आने वाले भाव धर्म भाव कहलाते हैं। इनमें प्रथम, पंचम और नवम भाव आते हैं। प्रथम भाव स्वयं का भाव होता है, वहीं पंचम भाव जातक की कलात्मक शैली को दर्शाता है, जबकि नवम भाव सामूहिकता का परिचय देता है। ये भाव जन्म कुंडली में को मजबूत बनाते हैं। त्रिकोण भाव बहुत ही पुण्य भाव होते हैं। केंद्र भाव से इनका संबंध राजयोग को बनाता है। इन्हें केंद्र भाव का सहायक भाव माना जा सकता है। त्रिकोण भाव का संबंध अध्यात्म से है। नवम और पंचम भाव को विष्णु स्थान भी कहा जाता है। उपचय भाव कुंडली में तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि ये भाव भाव के कारकत्व में वृद्धि करते हैं। यदि इन भाव में अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु और सूर्य विराजमान हो तो जातकों के लिए यह अच्छा माना जाता है। ये ग्रह इन भावों में नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। मोक्ष भाव कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव को मोक्ष भाव कहा जाता है। इन भावों का संबंध अध्यात्म जीवन से है।
प्राप्ति में इन भावों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। धर्म भाव कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं। इन्हें विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान कहा जाता है। अर्थ भाव कुंडली में द्वितीय, षष्ठम एवं दशम भाव अर्थ भाव कहलाते हैं। यहाँ अर्थ का संबंध भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयोग होने वाली पूंजी से है। आइए अब नवग्रहों के बारे में बात करते हैं। नवग्रहों में 7 मुख्य ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह है और बाकी 2 छाया ग्रह राहु और केतु होते हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष और नीच राशि तुला होती है। कोई भी राशि अपने उच्च राशि में बली होते हैं जबकि नीच राशि में निर्बल होते हैं। चंद्र की उच्च राशि वृष और नीच राशि वृश्चिक होती है। मंगल की उच्च राशि मकर और नीच राशि कर्क होती है। बुध की उच्च राशि कन्या और नीच राशि मीन होती है। गुरु की उच्च राशि कर्क और नीच राशि मकर होती है। शुक्र की उच्च राशि मीन और नीच राशि कन्या होती है। शनि की उच्च राशि तुला और नीच राशि मेष होती है। इसके अलावा गुरु और बुध को प्रथम भाव में दिग्बल प्राप्त है जबकि चंद्र और शुक्र को चतुर्थ भाव में दिग्बल प्राप्त है। शनि ग्रह को सप्तम भाव में दिग्बल प्राप्त है जबकि सूर्य और मंगल ग्रह को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त है। आइए अब ग्रहों के अंश बल के बारे में बात करते हैं। 7 मुख्य ग्रहों में यदि कोई ग्रह 1 से 3 अंश की अवस्था में है तो वह सुप्त अवस्था में माना जाएगा और उसका परिणाम 0% के बराबर होगा। यदि कोई ग्रह 4 से 6 अंश की अवस्था में है तो वह बाल अवस्था में माना जाएगा और उसका परिणाम 25% के बराबर होगा। यदि कोई ग्रह 7 से 12 अंश की अवस्था में है तो वह कुमार अवस्था में माना जाएगा और उसका परिणाम 50% के बराबर होगा। यदि कोई ग्रह 13 से 18 अंश की अवस्था में है तो वह युवा अवस्था में माना जाएगा और उसका परिणाम 100% के बराबर होगा। यदि कोई ग्रह 1 से 24 अंश की अवस्था में है तो वह प्रौढ़ अवस्था में माना जाएगा और उसका परिणाम 50% के बराबर होगा। यदि कोई ग्रह 25 से 28 अंश की अवस्था में है तो वह वृद्ध अवस्था में माना जाएगा और उसका परिणाम 25% के बराबर होगा। यदि कोई ग्रह 28 से 30 अंश की अवस्था में है तो वह मृत अवस्था में माना जाएगा और उसका परिणाम 0% के बराबर होगा। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, इसीलिए उनकी गणना मुख्य ग्रहों के विपरीत होता है। जैसे यह ग्रह यदि 28 से 30 अंश पर होने से इन्हें बाल अवस्था और 7 से 12 अंश पर प्रौढ़ माना जाता है। जन्म कुंडली के विस्तृत अध्ययन के लिए हमें ग्रहों के बल की भी गणना करनी चाहिए। ग्रहों को मुख्य रूप से 6 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं, जो कि निम्न है: स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। दिग्बल और दृष्टि बल के बारे में हम लोगों ने आज जाना है, बाकी बलों के बारे में अगले एपिसोड में जानकारी दिया जाएगा। आइए अब ग्रहों के आपसी मित्रता और शत्रुता के बारे में बात करते हैं। सूर्य ग्रह के मित्र चंद्र, मंगल, बुध और गुरु होते हैं, जबकि शुक्र, शनि, राहु और केतु इनके शत्रु होते हैं। चंद्र ग्रह के मित्र सूर्य, मंगल और गुरु होते हैं, जबकि बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु इनके शत्रु होते हैं। मंगल ग्रह के मित्र सूर्य, गुरु और केतु होते हैं, जबकि शनि और राहु इनके शत्रु होते हैं। बुध ग्रह के मित्र चंद्र, शुक्र और शनि होते हैं, जबकि मंगल और गुरु इनके शत्रु होते हैं।
गुरु ग्रह के मित्र सूर्य और मंगल होते हैं, जबकि इनके शत्रु नहीं होते हैं। शुक्र ग्रह के मित्र बुध, शनि, राहु और केतु होते हैं, जबकि सूर्य और गुरु इनके शत्रु होते हैं। शनि ग्रह के मित्र शुक्र, राहु और केतु होते हैं, जबकि सूर्य इनके शत्रु होते हैं। राहु ग्रह के मित्र शुक्र और शनि होते हैं, जबकि सूर्य, चंद्र, मंगल इनके शत्रु होते हैं। केतु ग्रह के मित्र शुक्र और मंगल होते हैं, जबकि सूर्य, चंद्र, शनि इनके शत्रु होते हैं। कोई भी ग्रह अपने मित्र राशि में अच्छे फल देते हैं, जबकि शत्रु राशि में अच्छे फल नहीं देते हैं। ग्रहों की दृष्टि का भी ज्योतिषीय गणना में महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों को एक एक पूर्ण दृष्टि मिली हुई है, अर्थात सभी ग्रह जिस भाव में या राशि में बैठे होते हैं, वहां से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ ग्रहों को अतिरिक्त दृष्टि भी मिली हुई है। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र के पास सातवीं दृष्टि है, जबकि शनि को तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। गुरु के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, जबकि मंगल के पास चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। राहु और केतु के पास गुरु ग्रह के समान पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। इस सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम, आत्मा, अहं, यश, सम्मान, पिता और राजा का कारक माना गया है। ज्योतिष के नवग्रह में सूर्य सबसे प्रधान ग्रह है, इसलिए इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। पाश्चात्य ज्योतिष में फलादेश के लिए सूर्य राशि को आधार माना जाता है। यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल हो अथवा यह शुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव से जातक को जीवन में मान सम्मान और सरकारी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। यह अपने प्रभाव से व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करता है। मानव शरीर में मस्तिष्क के बीचों बीच सूर्य का स्थान माना गया है। चंद्र ग्रह नवग्रहों में चंद्रमा को मन, माता, धन, यात्रा और जल का कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में स्थित होता है, वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है। हिंदू ज्योतिष में राशिफल के लिए चंद्र राशि को आधार माना जाता है। यदि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा हो तो उस व्यक्ति को इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसका मन अच्छे कार्यों में लगता है। जबकि चंद्रमा के कमजोर होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव या डिप्रेशन जैसी समस्याएं रहती हैं। मनुष्य की कल्पना शक्ति चंद्र ग्रह से ही संचालित होती है। मंगल ग्रह ज्योतिष विज्ञान में मंगल को शक्ति, पराक्रम, साहस, सेना, क्रोध, उत्तेजना, छोटे भाई एवं शस्त्र का कारक माना जाता है। इसके अलावा यह युद्ध, शत्रु, भूमि, अचल संपत्ति, पुलिस आदि का भी कारक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के नेत्रों में मंगल ग्रह का वास होता है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा हो तो वह स्वभाव से निडर और साहसी व्यक्ति होगा और उसे युद्ध में विजय प्राप्त होगी। परंतु यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों से क्रोधित होगा तथा वह लड़ाई झगड़ों में भी शामिल होगा। ज्योतिष में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वहीं मंगल दोष के कारण जातकों को वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना करना पड़ता है। बुध ग्रह वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, गणित, संचार, चतुरता, मामा और मित्र का कारक माना गया है। बुध एक तटस्थ ग्रह है, इसलिए यह जिस भी ग्रह की संगति में आता है उसी के अनुसार जातक को इसके परिणाम प्राप्त होते हैं।
यदि कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है तो जातक को गणित, तर्क शक्ति, बुद्धि और संवाद में समस्या का सामना करना पड़ता है। जबकि स्थिति मजबूत होने पर जातक को उपरोक्त क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध ग्रह मनुष्य के हृदय में बसता है। ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह का प्रिय रंग हरा है। बृहस्पति ग्रह, ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु के नाम से भी जाना जाता है। गुरु को शिक्षा, अध्यापक, धर्म, बड़े भाई, दान, परोपकार, संतान आदि का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो वह व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक होता है और उसे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यदि बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो तो उपरोक्त चीजों में इसका नकारात्मक असर पड़ता है। बृहस्पति ग्रह को पीला रंग प्रिय है। शुक्र ग्रह, शुक्र एक चमकीला ग्रह है। यह विवाह, प्रेम, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना, विलासिता, भौतिक सुख सुविधा, पति पत्नी, संगीत, कला, फैशन, डिजाइन आदि का कारक होता है। विशेष रूप से पुरुषों की कुंडली में शुक्र को वीर्य का कारक माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हो तो जातक को जीवन में भौतिक और शारीरिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति विवाहित है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी व्यतीत होता है। वहीं यदि शुक्र कुंडली में कमजोर हो तो जातक को उपरोक्त क्षेत्र में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र के लिए गुलाबी रंग शुभ होता है। शनि ग्रह, शनि पापी ग्रह है और इसकी चाल सबसे धीमी है। अतः सभी ग्रहों में से इसके गोचर की अवधि बड़ी होती है। शनि गोचर के दौरान एक राशि में करीब 2 से 2.5 वर्ष तक रहता है। इसलिए व्यक्ति को इसके परिणाम देर से प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली शनि दोष हो तो उसे उपरोक्त क्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में शनि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति के शरीर में नाभि का स्थान शनि का होता है। शनि के लिए काले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। राहु ग्रह, राहु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष में राहु कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्टता, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक होता है। यदि जिस व्यक्ति की कुंडली राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो तो उसकी कुंडली में राहु दोष पैदा होता है और उसे कई क्षेत्रों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अपने स्वभाव के कारण ही राहु को ज्योतिष में एक पापी ग्रह माना गया है। राहु का स्थान मानव मुख में होता है। राहु केतु दोनों का सूर्य और चंद्रमा से बैर है और इस बैर के कारण ही ये दोनों सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में शापित करते हैं। केतु ग्रह, राहु के समान केतु भी पापी ग्रह है। ज्योतिष में इसे किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु को तंत्र मंत्र, मोक्ष, जादू, टोना, घाव, ज्वर और पीड़ा का कारक माना गया है। यदि व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केतु अशुभ स्थान पर बैठा हो तो जातक को विभिन्न क्षेत्रों हानि का सामना करना पड़ता है। जबकि केतु यदि कुंडली प्रबल हो तो यह व्यक्ति को सांसारिक दुनिया से दूर ले जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति गूढ़ विज्ञान में अधिक रुचि लेता है। मानव शरीर में केतु का स्थान व्यक्ति के कंठ से लेकर हृदय तक होता है। राहु केतु दोनों के प्रभाव से व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है।
मित्रों, आज हमने कुछ प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त किया। अगले एपिसोड में हम किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अल्प विराम। और हाँ, आप सबसे निवेदन है कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दे। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।